बारिश में तैरता घर। सुबह से बारिश हो रही है। अरे उठ जाओ, बर्तन बाल्टी सारे भर चुके, अब और बर्तन कहाँ से लाऊं? ये टपकती छत कब तक देखनी पड़ेगी? उठ रहा हूँ। पता तो है रात को देर से घर लौटा था। अरे तो देर से घर लौटकर कौन सा तीर मार रहा है? 150 रुपए कमा कर लाए हो, कोई 1.5 लाख नहीं कमाए जो इत्मीनान से सो रहे हो। बहू, मेरा बेटा जितनी भी मेहनत करता है सब तो तुझे दे देता है। तू ही घर का राशन सब संभालती है और फिर भी कह रही है वो क्या ही कमाता है। हाँ हाँ, सबको मुझसे ही दिक्कत है। आप तो अपने बेटे का ही साथ दोगी ना, जैसी माँ वैसा बेटा। हे भगवान, मेरी शादी क्यों करवा दी इस गरीब घर में। सुलेखा हर दिन अपने पति और सास को गरीबी के लिए कोसती रहती। एक दिन जब शंकर मजदूरी करके लौटा तो उसके हाथ में सीमेंट और ईंटें थी। ये क्या उठा लाया हाथ में? तुम्हें तो मैंने सब्जी लाने के लिए कहा था। आज सब्जी की जगह तुम्हारी छत को ठीक करने का सामान लाया हूँ, आज दाल बना लो। देख मेरा बेटा कितना समझदार है, सबकी चिंता रहती है इसे। एक तू ही है जो सारा दिन मेरे बेटे को कोसती रहती है। शंकर ने खुद ही अपने घर की छत को ठीक करना शुरू किया और कुछ देर बाद शंकर ने छत की मरम्मत कर दी। अब बारिश का पानी कमरे में नहीं आएगा, मैंने अच्छे से सीमेंट लगा दिया है। बस कुछ देर बारिश ना आए तो सीमेंट सूख जाएगा। उस दिन पूरा दिन धूप निकल आई, छत का सीमेंट सूख गया, सब लोग आराम से सो गए। आधी रात के समय अचानक शंकर को शोर सुनाई दिया। तेज बिजली और तूफानी बारिश से बहुत शोर हो रहा था। हे भगवान, बाहर तो बहुत तेज बारिश आ रही है, तूफान भी है। पता नहीं सब ठीक हो। पापा, डर लग रहा है। सुनो, बाहर जाकर देखो सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि बारिश और तूफान हमारे घर को ही गिरा दे और यही हमारी कब्र बन जाए। सुलेखा, सोच समझकर बोला करो, पता नहीं तुम क्या बोलती रहती हो। जा रहा हूँ देखने। पापा, मैं भी जाऊंगी। अरे बिटिया, मैं बस अभी गया और अभी आया, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। बारिश ही तो है, अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी। देखो अब घर की छत भी नहीं बह रही, मैंने ठीक कर दी ना। शंकर ने बच्चों को समझाया और बाहर जाकर तूफान देखने लगा। गांव के सभी लोग घबराए हुए थे और बार बार चिल्ला रहे थे। शंकर भैया, सब लोग पहाड़ी पर जा रहे हैं, तुम भी सुलेखा को बोल दो सारा सामान बांध ले, जो भी खाने पीने का है, और पहाड़ी पर चले, हमारे घर डूब जाएंगे। सुना है बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। चलो सब चलो, पहाड़ी पर चलो, ये गांव डूबने वाला है। पता नहीं बारिश का कहर हमें कहां तक ले जाएगा। कुछ ही देर में गांव में पानी भरने लगा। शंकर और सुलेखा ने थोड़ा जरूरी सामान बांध लिया और पहाड़ी पर जाने लगे। शंकर बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे नजर नहीं आएगा। मुझ बुढ़िया को तू यहीं रहने दे, कहाँ तक मेरा बोझ ठोकर जाएगा। माँ, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा हाथ पकड़कर मैंने चलना सीखा और आज तुम्हारा हाथ छोड़कर चला जाऊं? चलो माँ, अब उठो, मैं हूं ना तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। शंकर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और एक गोदी में बेटी को उठाया। सुलेखा ने एक हाथ में सामान और एक हाथ से बेटे को पकड़ा और सब लोगों के पीछे पीछे शंकर का परिवार भी पहाड़ी की ओर चल पड़ा। सब लोग धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि पूरा गांव पानी में डूब गया था। बारिश का पानी घरों के अंदर पहुंच गया। गांव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। गांव के सब परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेरी ही किस्मत खराब थी जो इस गरीबी वाले घर में शादी करके आ गई। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे। आज यही पैसे वाले घर में शादी हुई होती तो इस तरह से बारिश में घर को छोड़कर न जाना पड़ता। गांव के बड़े सेठ देखो, अपनी हवेली में आराम से रह रहे क्योंकि उनकी हवेलियां ऊंचाई पर बनी है। काश मैं भी किसी सेठ के घर की बहू बन गई होती। सुलेखा बड़बड़ाती जा रही थी और गुस्से में चलती जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जोर से गिरी। आई, मैं मर गई रे, मेरी कमरिया गई रे, गई। और गलत बोलो बहू, जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो और जो भी भगवान ने दिया है उसके लिए उनका शुक्र करो। आज भगवान ने हमें डूबने से बचा लिया। देखो, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, नहीं तो कितना सुनते हैं कि परिवार के परिवार बाढ़ में बह गए। एक तो मैं गिर गई हूँ, मेरी चोट लग गई, ऊपर से आप मुझे संभालने की जगह उपदेश दे रही हो। ये सब मन को समझाने वाली बात है माँ जी। अगले कुछ दिनों तक बारिश से बचने के लिए गांव के सभी परिवार पहाड़ी पर रहने चले गए। परेशानी बहुत बढ़ रही थी क्योंकि बारिश बढ़ती जा रही थी। कितनी मुश्किल हो रही है, कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। मैं परेशान हो गई हूँ, बिना घर के रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो नीचे जा रही हूँ, मेरे से नहीं रहा जाएगा इस पहाड़ी पर। बहू, गांव के सारे परिवार यहाँ रह रहे हैं, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? कम से कम हमारा परिवार बारिश और बाढ़ से सुरक्षित तो बचा हुआ है ना। अगर हम नीचे गए तो बाढ़ के पानी में डूब सकते हैं। माँ सही कह रही है सुलेखा, पहाड़ी से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। बस कुछ दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तब तक ऐसी कोई भी गलती मत करो जिससे हमारे परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़े। उस रात बहुत बारिश हुई। सब लोग पहाड़ी पर जैसे तैसे
छोटे छोटे टेंट बनाकर सो गए। अगले दिन सुबह जब सबकी आंख खुली तो देखा पहाड़ी के नीचे कहीं से बारिश के पानी में तैरता हुआ एक बहुत सुंदर घर आ गया। सभी गांव वाले उस घर को दूर से देखकर बातें कर रहे थे। हम सब तो अंदर तक देख कर आए हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े सेठ की हवेली हो। इतना सुंदर घर तो सिर्फ सपने में ही दिखाई देता है, अंदर कोई रहता नहीं है। खाली घर कहीं बारिश में तैरता हुआ आया है। हाँ, हो सकता है घर के लोग कहीं बाहर गए हों, और हमें क्या लेना देना। अरे आज यहाँ है, कल कहीं और चला जाएगा। तैरता हुआ घर ही तो है, एक जगह पर तो टिकेगा नहीं। सब लोग बातें कर रहे थे और सुलेखा कान लगाकर सुन रही थी। उसका दिमाग दौड़ने लगा। उसने तुरंत बच्चों का हाथ पकड़ा और उस घर में जाने लगी। कहाँ जा रही हो बहू? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे रहने के लिए नया घर मिल गया है। अब मैं अपने बच्चों के साथ इस नए घर में रहूंगी। सुना है ये घर बहुत आलीशान है, हर चीज की सुख सुविधा है। जब गांव के लोग नहीं जा रहे तो मैं ही जाकर सबसे पहले उस घर पर अपना हक जमा लेती हूँ। सुलेखा ने अपनी सास की नहीं सुनी और वो बच्चों को लेकर उस घर में चली गई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, फिर से तूफान आने लगा, घर पानी में डूबने लगा। सुलेखा और बच्चे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। माँ, सुलेखा कहाँ गई? उसने तो बच्चों का हाथ पकड़ा और नए घर में रहने के लिए चली गई। तभी गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे शंकर, अपनी बीवी बच्चों को बचा ले, वो घर के साथ तैरते हुए डूब जाएंगे। हे भगवान! शंकर दौड़कर पहाड़ी से नीचे जाता है। बारिश और तूफान की वजह से हर तरफ हवा तेज हो गई और हवा के साथ साथ पानी का बहाव भी बढ़ गया। घर बारिश के पानी में बहता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से शंकर अपनी जान बचाई। बड़ी मुश्किल से उसने एक एक करके बच्चों को पहाड़ी पर पहुंचाया। शंकर जैसे ही सुलेखा को लेकर पानी से पहाड़ी पर जाता है, सुलेखा एक पल के लिए घबरा गई क्योंकि बारिश के पानी की वजह से घर कच्चा हो गया था। अगर कुछ देर सुलेखा और बच्चे उसमें और रहते तो उनकी जान भी जा सकती थी। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास और पति से माफी मांगी। जब बारिश का पानी उतर गया तब सब लोग वापस गांव में आ गए। इस बार सुलेखा भी अपने पति के साथ थी क्योंकि उसको पता था सच्चा सुख परिवार के साथ है। अगर परिवार बिखर जाए तो कोई सुख नहीं बचता। इस बार की गर्मी ने तो हालत ही खराब करके रख दी है। थोड़ी दूर पैदल चलने पर ही पसीने में तर हो जाते हैं। दीदी, मेरा तो धूप में बाहर कदम रखने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि धूप में पैर रखते ही जलकर भस्म हो जाएंगे हम लोग। गर्मी से परेशान होकर दोनों बहुएं हाथों में मटका लेकर वापस अपने घर लौट रही होती हैं। तभी रास्ते में उनकी पड़ोसन मीरा मिलती है। आज बड़े दिनों के बाद दिखी हो, कहाँ गई थी? अरे तुम तो जानती हो मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। गर्मी की वजह से मैं ज्यादा परेशान हो रही थी ना, इसीलिए वो मुझे घुमाने नैनीताल लेकर गए थे। मैंने सुना है वो तो बड़ी महंगी जगह है ना? हाँ, लेकिन एक पति अपनी पत्नी के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? मीरा की बात सुनकर आरोही और आरती एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और अपना उदास मन करके अपने छोटे से टूटे फूटे घर में आ जाती हैं, जहाँ टूटी छत से धूप की रसोई सीधा उसके घर पर पड़ रही थी। तो वहीं इतनी गर्मी में सरिता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी उन दोनों को देखकर सरिता कहती है, आ गई तुम दोनों? कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कुएं तो पास में ही है, फिर भी इतनी देर लगा दी। दीदी, रास्ते में मीरा मिल गई थी, बता रही थी उसका पति उसको घुमाने के लिए नैनीताल लेकर गया था। अरे किस्मत हो तो उसकी जैसी हो, वो भी गरीब है लेकिन देखो उसका पति उसके लिए कितना कुछ करता है। वो तो है, अब सबके पति हमारे पतियों की तरह थोड़ी न है जिनको अपनी पत्नियों की कोई फिक्र ही ना हो। गर्मी से परेशान तीनों बहुएं अपने पतियों को कुछ न कुछ करने की बात कर ही रही होती हैं कि उन सबके पति फैक्ट्री से दोपहर का खाना खाने घर आते हैं। तुम तीनों अभी तक बस खाना बनाने में ही लगी हुई हो। जब पता है दोपहर में सब आते हैं खाना खाने के लिए, तो समय से खाना बनाकर क्यों नहीं रखती हो? आप लोग खुद तो फैक्ट्री में काम करते हो, लेकिन गर्मी में तो हमको मरना पड़ता है। कितनी बार बोला है छत ठीक करा दो, धूप सीधी घर में आती है, ऊपर से चूल्हे पर खाना बनाओ। सबके पति अपनी पत्नियों को ठंडी ठंडी जगह घुमाने लेकर जाते हैं और एक आप लोग हैं। घर में कदम रखा नहीं कि तुम्हारी शिकायतों की लिस्ट चालू हो गई। हम लोग मेहनत करके तुम्हारा पेट भर रहे हैं, क्या तुम्हें इतना काफी नहीं है? पेट भरना ही काफी नहीं होता है जी। न तो आप लोगों से ये पंखा ठीक करवाया गया और न ये छत। गर्मी के चलते सभी बहुएं आए दिन कूलर पंखे की फरमाइश करते हुए काफी लड़ाई झगड़ा करती थी। उन सबसे परेशान होकर उनके पति शहर में एक नौकरी ढूंढ लेते हैं और घर पर खर्चे के लिए कुछ पैसे रखकर गुस्से में तीनों भाई चले जाते हैं। वहीं अब तीनों बहुएं उनके दिए हुए पैसे से घर चलाती हैं और 2-3 हफ्ते में ही सारे पैसे खत्म होने को आते हैं।
फिर अगले दिन आरती परेशान होकर कहती है, अब क्या करेंगे हम? 4 दिन बाद ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा कैसे गुजारा होगा? गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा चलाते हैं, हम भी अपना गुजारा ऐसे ही कर लेंगे। दीदी तुम ठीक कह रही हो, अब पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। बीते दिनों के साथ अब गर्मी भी बढ़ रही थी, जिस वजह से तीनों बहुएं घर के एक कोने में बैठी होती हैं। तभी घर का मालिक सुरेश आता है। मालिक आप यहाँ? हाँ, कुछ जरूरी काम था इसीलिए आना पड़ा। मेरे गांव में जितने भी मकान हैं, मैं उन्हें बेचकर शहर में घर लेने वाला हूँ, इसीलिए तुम लोग 2 दिन में मेरा मकान खाली कर देना। मकान मालिक की बात सुनकर तीनों बहुएं काफी परेशान हो जाती हैं और अगले दिन हर रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल में जाती हैं। अब क्या करें हम? हमारे पतियों का भी कुछ अता पता नहीं है कि वो वापस कब आएंगे। तीनों बहुएं घर बनाने के लिए लकड़ियां काट ही रही होती हैं कि एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों जंगल के बाहर की बजाय अंदर की तरफ चली जाती हैं और एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं। और कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है तो आरती की नजर पानी पर जाती है। पहले तो उसे वो एक गड्ढा लगता है, लेकिन जब पास जाकर देखती है तो वो एक बहुत बड़ी नदी होती है। आरोही, सरिता, जरा देखो यहाँ कितनी बड़ी नदी है। सच में ये तो काफी बड़ी नदी है। लगता है आज तक किसी को इस नदी के बारे में पता ही नहीं चला। यहाँ कितनी ठंडी जगह है। मैं तो कहती हूँ हम क्यों ना अपनी यही छोटी सी झोपड़ी बना ले। हाँ, ये ठीक रहेगा, जिससे हमें पानी की कोई दिक्कत भी नहीं होगी और लकड़ी काटने के लिए इतना दूर भी नहीं आना पड़ेगा। तीनों बहुएं जंगल से लकड़ियां काटकर और घास और पत्तों की मदद से अपनी एक छोटी सी नदी के किनारे झोपड़ी बना लेती हैं। साथ ही में लकड़ी के खिलौने भी बनाती हैं। ये देखो, मैंने लकड़ी से कितनी सुंदर सुंदर घर बनाए। बाजार में लोग तो यही पसंद करके खरीद लेंगे। मैं तो जंगल से देखो आम, कटहल, शकरकंदी, देखो कितनी सारी चीजें लाई हूँ। अब इससे अपना खाना पीने का काम चल सकता है। मुझे तो बहुत सारी जड़ी बूटी मिली है, जिससे हम बाजार में मशरूम के रूप में बेच सकते हैं। ऐसे वो जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करती और बाजार में बेचा करती थी, जिससे उनके पास 2 पैसे भी हो जाते थे। शुरुआत में तो तीनों बहुएं अपनी नदी किनारे बनाई हुई छोटी सी झोपड़ी में काफी खुश थी, लेकिन जंगल है तो परेशानी तो आएगी। तो वहीं जब रात होती है तो तीनों बहुओं को जंगल में जानवरों की अजीब अजीब आवाज आने लगती है। इस जंगल में तो काफी खतरनाक जानवर हैं। लगता है जानवर हमारी झोपड़ी के पास ही है। कहीं हमारी झोपड़ी में आ गए तो? तभी आरोही बाहर दरवाजे के पास आग जलाकर रख देती है। आग की वजह से कोई जानवर उनके घर के पास तो नहीं आता था, लेकिन डर अब भी उसके मन में बना रहता था। ऐसे एक दिन आरती नदी के किनारे बैठकर बर्तन साफ कर रही थी कि तभी उड़ता हुआ एक बाज आता है। हे भगवान, ये बाज मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? तभी आरती डर के मारे भागने लगती है और वो बाज उड़ता हुआ उसका पीछा करता है और आरती के गाल पर अपने नाखून मार देता है, जिससे आरती को काफी चोट लग जाती है। तो वहीं सरिता घर में जड़ी बूटियों से मलहम बनाकर उसको लगा देती है। सभी अब काफी ज्यादा परेशान थे। 1 महीने से ऊपर हो गया था। जब उन तीनों के पति शहर से वापस गांव आते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई होता ही नहीं है। तभी रीना नाम की एक पड़ोसन उन्हें बताती है, आप तीनों के बाद मकान मालिक ने अपना घर बेच दिया और वो तीनों जंगल की तरफ चली गई। पहले तो रोज वो जंगल से गांव में आना जाना करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो यहाँ नहीं आई है। तीनों के पति जब अपनी पत्नियों को ढूंढने जंगल में जाते हैं तो उन्हें ढूंढते ढूंढते नदी किनारे उस झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहां उन सब की पत्नियां होती हैं। बहुत दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द के मारे हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा है। हमें माफ कर देना आरती, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। अगर आज हमारे पति हमारे साथ होते तो हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। न जाने वो कब आएंगे, पता नहीं कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए। ऐसे कभी नहीं हो सकता, हम लोग कभी तुम्हें नहीं भूल सकते। अब तुम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही तुम सब हमारे साथ शहर चलोगी, बस हमें माफ कर दो। आप लोग वापस आ गए, बस यही हम सबके लिए काफी है। अब तीनों पति अपनी पत्नियों को शहर ले जाते हैं, जहाँ सबसे पहले आरती का इलाज कराते हैं और फिर वो सभी एक किराए पर घर लेकर एक साथ रहने लगते हैं। और कुछ ही समय बाद सब लोग मिलकर खुद का एक घर बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।
है।